हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया, यहाँ झारखंडियों के लिए काम किया। और कौन किया बता दीजिए, एक भी सरकार बता दीजिए। अगर दूसरे सरकार ने किया हो तो बता दीजिए। आप दूसरे सरकार ने अगर किया हो तो बता दीजिए। अब अर्जुन मुंडा जी की सरकार का आप आकलन कर लीजिए, आप बता दीजिए। रघुवर दास जी की सरकार का बता दीजिए। आप बता तो दीजिए कि किसने किया है, आज तक कौन पॉलिसी पे विचार किया है, ये तो बता दीजिए। किसी ने अगर किया है तो हेमंत जी की सरकार ने एक पहल किया है। 1932 का खतियान में थोड़ा लगना चाहिए एक डेडलाइन। देखिए, मैं कहता हूं, मैं पक्षधर हूं। जब यहाँ पे प्रथम जनगणना हुआ, पहला जनगणना हुआ 1951 से लेकर के आपको 61 के बीच में, पहला जनगणना जो हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आप पहला जनगणना को भी लाइएगा, आधार मानिएगा तो बहुत रास्ता साफ हो जाएगा। आदिवासी समुदाय ये कह रहा है कि हमको एक अलग पहचान दे दीजिए ताकि हमारा जो है, हमारा अस्तित्व बचा हुआ रहे। हमारी सरकार दोबारा आती है, अपने संसाधन से हम कोयला ब्रेक करेंगे, हम कोयला जाने नहीं देंगे, हम बाकी खनिज संपदा को हम उसको वो स्वयं करेंगे और अपने लोगों के लिए स्वयं करेंगे। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का सांस्कृतिक विकास कैसे हो, उनसे उसको कोई मतलब नहीं। 15 नवंबर 2000 से एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य की स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक 23 से 24 वर्ष का समय बीत चुका है। झारखंड राज्य अपने 23 वर्ष पूरे कर चुका है लगभग और 24वें वर्ष में कदम रख रहा है। ऐसे में झारखंड राज्य अलग आंदोलन को लेकर भी कई लोगों ने संघर्ष किया, प्राणों की आहुति दी और कहीं ना कहीं अब भी जो उनका सपना है वो अधूरा नजर आ रहा है। इस 23 से 24 वर्षों में झारखंड राज्य के लोगों ने यानी झारखंडियों ने क्या कुछ खोया, क्या कुछ पाया, इन तमाम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जो कि खिजरी विधानसभा के विधायक राजेश कच्छप जी है। राजेश कच्छप जी से सीधे तौर पर बात करेंगे। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। 23 से 24 वर्षों का झारखंड, कई उतार चढ़ाव, कई चुनौतियां, कई आंदोलनकारी नेता, कई तरह के विवाद, बहुत तरह की चीजें हमने उतार चढ़ाव देखे। अब 23 वर्षों के बाद झारखंड राज्य के विकास का पैमाना कैसे देखते हैं, कहाँ है झारखंड राज्य? देखिए, आज भी अगर झारखंड को अगर आम नागरिक के दृष्टिकोण से सोचिएगा तो आज भी झारखंड में बहुत कुछ करने को है। 22 वर्ष में 1/4 जीवन समाप्त होता है और इस 1/4 में आज झारखंड बाबूलाल मरांडी, उसके बाद में अर्जुन मुंडा, उसके बाद में फिर आपको मधु कोड़ा के बाद में फिर आपको हेमंत जी के बाद में फिर रघुवर दास जी के बाद में फिर हेमंत जी। अलायंस गवर्नमेंट चल रहा है। देखिए, हेमंत जी निश्चित तौर से कोरोना काल के बाद एक अनेक प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद एक सराहनीय प्रयास किया है। तो जानते हैं कि यहाँ के लोग खेतीहर लोग हैं, यहाँ के लोग शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं। हमारी सरकार ने लोगों को एक सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले सर्वजन पेंशन लागू कराया, जो ऐतिहासिक फैसला है। दूसरा चीज क्या है कि अब झारखंड में एक नई लड़ाई है कि भाई चतुर्थ वर्ग और तृतीय वर्ग में नौकरियां किनको। कहने का मतलब है कि ये झारखंडियों को ही, क्योंकि और भी स्टेट में यही होता रहा है। अभी लड़ाई ये थमा नहीं है, क्योंकि हर मसला हमारा घर को हमको कैसे चलाना है, बाहर के लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। हमारा ज्यादातर मसला कोर्ट में जाता है, कोर्ट इस चीज को नहीं समझ सकता है, व्यवहारिक चीज को कोर्ट नहीं समझ सकता है। तो माननीय न्यायालय का हर बात पे हस्तक्षेप झारखंड की गति में अवरोध है, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, लोकप्रिय सरकार होती है, तो वो अपने आधार से जनता के लिए लोक लुभावन काम करती है। और आज के तारीख में निश्चित तौर से कई आंदोलन भी चल रहे हैं।
आप देखेंगे कि एक युवा लड़का, एक स्टूडेंट है और अपने हक हुकूक के लिए वो भी लड़ रहा है। उससे पहले भी डोमिसाइल के नाम से लड़ाई हुआ, उससे पहले भी स्थानीयता के नाम पे लड़ाई हुआ। हमारी सरकार इस चीज को समझ करके 75% का आरक्षण स्थानीय लोगों पे निजी क्षेत्रों में भी उसको लागू किया। यहाँ पे प्रमोशन का मामला था, जेपीएससी का मामला था। जब तक आपके पास में मजबूत ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहेगा, राज्य को सिर्फ जनप्रतिनिधियों के भरोसे आप नहीं खींच सकते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मजबूत ब्यूरोक्रेट्स भी चाहिए। अभी हमने जेपीएससी के माध्यम से बहुत सारे अफसरों की नियुक्ति कराई है, शिक्षकों की नियुक्ति कराई है, मनरेगा कर्मियों का जो समाधान की ओर हम लोग बढ़े हैं, पारा टीचर का जो हमारे आधारभूत निचले स्तर पे हमको मजबूत करते हैं, मेरी आने वाली पीढ़ियों को तैयार करते हैं, ये तमाम चीजें हैं। देखिए, राजनीति कटाक्ष, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, झारखंड झारखंडियों के लिए होना ही चाहिए। झारखंड में धरती आबा बिरसा मुंडा जी हैं, झारखंड में सिद्धू कान्हू चांद भैरव जी हैं, झारखंड में बुद्धू भगत जी हैं, झारखंड में टिकायत उमराव सिंह है, झारखंड में शेख भिखारी हैं, झारखंड में विश्वनाथ साहदेव जी हैं। तो ये एक नाम है जिन्होंने अपनी बलिदानी दी। अब तो यहाँ चौक का नाम में भी और संस्थाओं का नाम में भी लड़ाई चल रहा है। आप देखेंगे, मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कोई मुझे एलर्जी नहीं है, लेकिन वो एक राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति था, वो झारखंडी विचारधारा का व्यक्ति नहीं रहा था। अब उस नाम को लेकर के आप क्या कर दिए कि भाई आपने विश्वविद्यालय का भी नाम चेंज कर दिया, तो ये अतिक्रमण है। तो नामकरण से क्या विकास हो जाएगा? नामकरण से बिल्कुल, ये इतिहास बनता है। सारे लोग इतिहास अपना बनाना चाहते हैं। दूसरी ओर है, अभी जो है हमारे माननीय सांसद संजय सेठ जी, बिरसा मुंडा के नाम से बिरसा चौक है, उसमें एक नया मूर्ति का अनावरण कर दिए, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह थे, जो झारखंड विरोधी भी रहे थे, लेकिन इसको क्यों लगाए, आप उनकी अपनी सोच रही है। तो भारतीय जनता पार्टी डोमिसाइल करा करके भी राज्य को अस्त व्यस्त या कोई नीति, स्पष्ट नीति नहीं दे पाए अभी तक में। चाहे वो अर्जुन मुंडा जी की सरकार हो, इतने लंबे वर्षों तक उन्होंने, हम लोग प्रयास किए हैं। देखिए, आप अगर ईमानदार, हाँ, लेकिन क्योंकि झारखंडीय सरकार है तो अपेक्षाएं ज्यादा है, इस वजह से लग रहा है लोगों को कि आधा काम हुआ है और इतना काम बाकी है। तो कोई भी चीज ये रोटी नहीं है कि पलट दीजिएगा तो पक जाएगा। सारा चीज को विधानसभा में, अभी आप अगर हम देखें तो यहाँ ओबीसी बहुल क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। तो ओबीसी के लिए हमने जो प्रयास किया कि भाई यहाँ 27% होना चाहिए, महामहिम राज्यपाल को हमने भेजा, सरना कोड के लिए महामहिम राज्यपाल को हमने भेजा। विधिवत विधानसभा को अभी तक उसका कॉपी, उसको नहीं करने का कॉपी 14 दिन रखने का अधिकार है। 14 दिन के बाद में विधिवत विधानसभा को नहीं भेजा गया, ये सेक्रेटरी को भेजा गया, क्योंकि सेक्रेटरी और विधानसभा जमीन आसमान का अंतर है। वो कैबिनेट नहीं हो सकता है, वो डिसीजन मेकर, वो कानून को इंप्लीमेंट करने वाले लोग हैं। हम जो कानून बनाते हैं उसको लागू करने वाले लोग। देखिए, यहाँ पे टेक्निकल क्या फंसा दिया, 27% आरक्षण और आपको सरना कोड पे इसको भेज दिया आपको सेक्रेटरी के पास। सेक्रेटरी क्या निर्णय लेगा? सेक्रेटरी की हैसियत नहीं है कि महामहिम के जो सवाल हैं उनको जवाब देने का, या सरकार के बिहाफ में वो कोई जवाब दे। वो तो राजनीतिक मुद्दा होते हैं। सरकारें जो भी आती है अपनी विचारधारा को लाने का प्रयास करती, नहीं अगर कोई त्रुटि है तो आप उसको वापस भेज दे सकते हैं, लेकिन उसको विधिवत 14 दिनों के बाद ही भेजना चाहिए। अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से नियुक्तियां जो हो रही है तो ओबीसी समुदाय भी कह रहा है कि हम कहाँ हैं, हम इतना बड़ा पॉपुलेशन है, हम कहाँ हैं। अभी जनगणना होनी है, आप कहते हैं आदिवासी राज्य की बात करते हैं, आप आदिवासियत की बात करते हैं, आदिवासी के लिए आप, जब आदिवासी समुदाय ये कह रहा है कि हमको एक अलग पहचान दे दीजिए ताकि हमारा जो है
हमारा अस्तित्व बचा हुआ रहे। हमको अगर सामान, अगर हिंदुइज्म में ही अगर हमको अगर आप मिला देंगे, हम कहीं ना कहीं उसमें गाउन हो जाएंगे। वो इसीलिए कि हमारा एक अपना कल्चर है, अपनी प्रथा है, हमारा आज उनका अस्तित्व, उनका परिचय, उनका ये कहाँ है आज परिस्थिति, किस तरह से? आज आप देख लीजिए, आज कहीं भी पता नहीं चल पाता, क्योंकि लिखित ग्रंथ इनके पास नहीं है। लिखित ग्रंथ में कोई कुछ भी लगा देता है, कोई कुछ भी जात में लगा दे रहा है, कोई कुछ भी धर्म में लगा दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए हैं, बहुत सारे लोग वो विभिन्न धर्मों में भी गए, कोई जैन बना है, कोई बौद्ध बना है, कोई ना जाने कोई गुरु के पीछे कोई भाग रहा है, कोई किसी धर्म के पीछे भाग रहा है, मुस्लिम भी बना है, क्रिश्चियन भी बना है। लेकिन अगर नहीं दीजिएगा तो ये तो समाप्त हो जाएगा ना। तो देखिए, ये तमाम, जब तक ये जो जमीनी चीज है, जब तक ये जो इन सब चीज को सॉर्ट आउट नहीं करिएगा, राज्य तीव्र गति से नहीं बढ़ सकता है। बहुत संपत्ति है आपके पास में, खनिज। केंद्र सरकार आज, या केंद्र में बैठे हुए व्यापारी आज इसको सिर्फ लालच के दृष्टिकोण से देखते हैं। यहाँ का सर्वांगीण विकास वो नहीं चाहते हैं। यहाँ के आदिवासी और मूलवासी का सांस्कृतिक विकास कैसे हो, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ यहाँ के लोगों की जो संपत्ति है उस पे है। आज 14 अगर देखा जाए, 2014 में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, रघुवर दास जी की सरकार बनती है। आज माननीय राज्यपाल हैं। अब बिना जाने बिना समझे इस CNT एक्ट पे उन्होंने प्रहार कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, 1 रुपया पे उन्होंने रजिस्ट्री किया। ठीक है, आपको करना चाहिए। अगर 1 रुपया पे आप अगर किसी को रजिस्ट्री करा दे रहे तो कौन ले रहा है? आखिर ओनर को तो आपको देना पड़ेगा पैसा ना, वो तो दे रहा, आप कल उसको रजिस्ट्रेशन फी माफ कर रहे हैं महिलाओं के लिए। वो तो आपको तो जो मार्केट रेट है वो तो देना पड़ रहा है। जब आप सक्षम है तो आपके लिए कौन सा हमदर्दी है? आप अगर मान लीजिए जहां 5 करोड़ रुपया का जमीन खरीद रहे हैं, वहां पे आप 10 लाख रुपए रॉयल्टी नहीं दे सकते? दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पे बात करता हूं, अगर आपको वहीं करना था तो झारखंडी जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, संवेदक है, उनके लिए भी 1 रुपया में रजिस्ट्री होना चाहिए। उसका मैं पक्षधर हूं। 1 रुपया में रजिस्ट्री करा लेते, 50 लाख से नीचे का ये करा लेते। लेकिन जब भी हो रहा है, ये कोर्ट का मामला आ जा रहा है, क्योंकि RCD जो नियमावली है, RCD नियमावली में ये नहीं है। लेकिन सशक्त इसको कैबिनेट से निकालना पड़ेगा, ताकि 5 करोड़ तक के काम को यहाँ के जो लोकल झारखंडी है उनको मिल सके। ये तमाम तो झारखंड में जिस तरह से आदिवासियों का ये आदिवासी बहुल राज्य है, यहाँ किसानी भी होती है, खेती बाड़ी भी होती है। किसानों के हालात, उनको समय पर बीज नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, काफी चुनौतियां होती है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्र के जो किसान हैं, उनको किसी तरह की ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। तो फिर कैसे वो आगे बढ़े, कैसे अपनी किसानी को उन्नत करें? देखिए, ये खुद भी एक बड़े इंजीनियर है, इनको कोई संस्थागत तरीका से इसको मदद करना पड़ेगा। आज ये हर कुछ में सक्षम है। देखिए, सबसे बहुल संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है आदिवासियों की, उसके बाद में कुर्मी और अंसारियों की। देखिए कि अब कुर्मी का भी पॉपुलेशन है, अंसारी का, लेकिन ये तीनों को धर्म के चपेट में ऐसे राजनीति उलझा दिया है कि तीनों एक नहीं हो पा रहे हैं। जिस दिन अगर एक हो जाएंगे, जिस दिन एक हो जाएंगे, या और किसी का तूती बोलेगा नहीं। लेकिन ये है, इसको कहने का मतलब है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधोगे तो कैसे बांधोगे, ये कहावत चलता होता है। तीनों पॉपुलेशन झारखंड की आधी आबादी से भी ज्यादा है। अगर तीनों किसी धर्म के से ऊपर उठ करके जिस दिन वो लोग झारखंडियत के भावना पे अगर एक हो जाएंगे, किसी की भी सरकार रहे, नीतियां तो स्पष्ट बनेंगी और नीतियां सही बनेंगी। लेकिन चूंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से ये लोग अलग अलग है, राजनीतिक दृष्टिकोण घर पर किसी कौन फंसा, मैं आपको बता रहा हूं, ये लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से अलग अलग हैं। उसका लाभ कुछ राजनीतिज्ञ उठाते हैं, घूम की तरह उसको दिमक की तरह खा रहे हैं। लेकिन दिखावे में आपको आज मैं अगर दिखावा की बात है तो एक बात याद आ रही, हमारे यहाँ पे PM आवास है, 2021 के बाद से आज तक केंद्र सरकार से फंड नहीं आया।
माननीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 2022 तक हर घर को मैं पक्काकरण कर दूंगा। संभव हो पाया झारखंड में? यहाँ पे मनरेगा के जितने भी मजदूर हैं उन लोगों को पेमेंट नहीं मिला। यहाँ जो पीएमजेएसवाई का जितना भी शिलान्यास, मेरे क्षेत्र में मैंने 7 शिलान्यास किया पीएमजेएसवाई का माननीय सांसद के साथ। मैंने माननीय सांसद को भी वहां पे कहा कि भाई पीएमजेएसवाई में काम नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब है हम चाटना तो चाह रहे हैं धर्म और जात के नाम से। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं हमारे यहाँ खूंटी में, क्या सौगात दे रहे हैं आप? ठीक है, हमारे बिरसा मुंडा जी का नाम अमर है, आपको उसको फिर आपको बहुत कुछ करने की, यहाँ के आदिवासियों के बारे में अगर आपको ये करना है तो आप पीएम आवास का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जो है कि यहाँ जो रोड नाली बनाना है, जो जंगल झाड़ में रहता है, आप पीएमजेएसवाई का पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं? आपको अगर करना है तो मनरेगा में जीविका चल रहा है, धान गेहूं से पेट भर जाए, तेल साबुन के लिए मनरेगा से निकल रहा है, उसका पैसा क्यों नहीं? एक साइड में आप शोषण करना चाहते हैं, एक साइड में दोहन करना चाहते हैं, तो दोनों एक साथ में नहीं चलेगा। आपको अगर सहानुभूति रखना है तो स्पष्ट रूप से देने की आवश्यकता है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जिस दिन धर्म से ऊपर उठ करके झारखंड के लोग इस दिन एकजुट हो जाएंगे झारखंडियत पे, तो झारखंड विकास करेगा। तो झारखंड विकास करेगा। अभी मैं आपको बड़ा विवादित लगेगा, एक बोली मैं बोलना चाहता हूँ। जरूर 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 सुनाइए। EWS यहाँ के मूलवासियों के लिए होना चाहिए। 10% जो हम दे रहे हैं थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में EWS में, यहाँ के मूलवासियों को होना चाहिए। क्या यहाँ के मूलवासी उसका संपूर्ण लाभ ले पा रहे हैं क्या, या कि उसमें भी अतिक्रमण है? आप इसको कैसे रोकिएगा? इसके लिए तो मूलवासियों को भी जो है कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि देखिए, अगर आप देखिएगा तो मुझे लगता है कि पढ़े लिखे मूलवासी ज्यादा हैं, आदिवासी से मूलवासी ज्यादा पढ़े लिखे। तो मुझे लगता है कि जो गरीब सवर्ण है, मुझे लगता है कि 100% सारे लोग सेट हो जाएंगे सरकारी नौकरियों में। लेकिन शर्त यह है कि आपको भी समझना होगा कि आपकी नौकरी आपको लेना है, आपके घर परिवार को लेना है, या ठीक है शादी ब्याह हो सकता है, उड़ीसा से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, यूपी से हो सकता है, दिल्ली से हो सकता है, तो दूसरी चीज है। लेकिन जब पेट का बात आए तो आप खाइएगा पहले या अपने रिश्तेदार को खिलाइएगा पहले, या अपने गोतिया या अपने जात धर्म को खिलाइएगा? ये इस चीज को क्लियर करने के। झारखंड में स्थानीय नियोजन नीति की मांग भी बड़ा जोरों पर है। लोग कहीं ना कहीं सड़क पर उतर कर विरोध भी करते हैं। तो फिर स्थानीय नियोजन नीति 32 खतियान, इन तरह की चीजों पर विराम क्यों नहीं लग रहा? देखिए 1932 का खतियान में थोड़ा लगना चाहिए एक डेडलाइन। देखिए मैं कहता हूं मैं पक्षधर हूं। जब यहाँ पे प्रथम जनगणना हुआ, पहला जनगणना हुआ 1951 से लेकर के आपको 61 के बीच में, पहला जनगणना जो हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा, अगर आप पहला जनगणना को भी लाइएगा, आधार मानिएगा तो बहुत रास्ता साफ हो जाएगा। देखिए जैसे हमारे यहाँ बिरहोर है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे लोहरा जनजाति है, नायक परिवार है, ये तमाम लोग भूमिहीन है आज के तारीख। अगर आप दस्तावेज मांगिएगा, 10% लोगों के पास में दस्तावेज भी, उनको भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि 3 करोड़ की आबादी है आपके यहाँ पे, 3 करोड़ की आबादी है, तो 30 लाख पॉपुलेशन को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक डेडलाइन होना चाहिए, कि ये तारीख है, या 1942 के बाद से वो जो है कि हुकुमनामा, आप अगर सरकार ये कह रही है कि 1942 से पहले का अगर सादा हुकुमनामा भी है तो मान्य है, 1942 के बाद से जो हुकुमनामा आ रहा है वो आपको उसको मान्य नहीं, आप उसको भी मान सकते हैं। 1956 के बाद से जो जमींदारी रजिस्टर हुआ, आप उसको भी मान सकते हैं। तो एक डेडलाइन की आवश्यकता है, और मैं बड़ा पक्षधर हूं इस बात का लेकर के। हर किसी के पास में खतियान नहीं है, लेकिन एक डेडलाइन अगर आप दे दीजिएगा तो आपके पास में 5th शेड्यूल एरिया है, आपके पास में ग्राम सभा का प्रोविजन है, ये ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। लेकिन
उसके लिए फिर आपको पेशा एक्ट के तहत ही यहाँ चुनाव कराना होगा, और जो नगर पंचायत का जो चुनाव है जो मेसा एक्ट के तहत में हो रहा है उसको आपको दरकिनार करना होगा, तभी यह संभव है। राजेश जी, लोगों का ये आरोप है कि 23 वर्षों के कार्यकाल में सबसे अधिक जमीन का विवाद, जमीन की लूट हेमंत सोरेन सरकार में हुई है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। देखिए, आप जो है कोई कहीं भी जाते हैं, एकाएक आप नहीं जाते हैं। हेमंत जी की सरकार में आप हम लोगों को बता दीजिए, कोई आंकड़ा है तो आपके पास में। इससे पहले जो है, इससे पहले ये एक ढर्रा बन गया, मानसिक ब्यूरोक्रेट्स की मानसिकता हो गई है। हम तो ब्यूरोक्रेट्स को रोकेगा तो ब्यूरोक्रेट्स ही ना, सरकार रोकती है क्या? लेकिन जो मानसिकता जो बनी हुई है, अभी शहरीकरण जो हो रहा है हमारा, खास करके रांची जिला में, धनबाद में, आप हजारीबाग के मेन टाउन में, जमशेदपुर में, ये तमाम जगह है जहाँ पे आपको CNT एक्ट के तहत में सारा, आज यहाँ सादा हुक्मनामा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सादा हुक्मनामा पे कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए। हमारी सरकार में अभी सुभाष मुंडा जी की हत्या हुई, सुभाष मुंडा जी की जब हत्या होती है तो सुभाष मुंडा जी की हत्या होती है तो हमारी सरकार ने क्या डिसीजन लिया? हमने तमाम जो गलत तरीका से जो काम कर रहे हैं जमीन का, गोरख धंधा, हमने उनको चिन्हित करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें भी बहुत त्रुटियां हैं। त्रुटियां ये हैं कि जो बड़ा मछली है उसको कोई नहीं पकड़ रहा, जो छोटा मछली है जो 10 डिसमिल का, 5 डिसमिल का कर रहा है, उसको लोग थाना के लोग टारगेट कर, जो 10 एकड़ 50 एकड़ का जो कर रहा है उसको छोड़ दिए, क्योंकि वो थाना को मैनेज करता है। राजेश जी, किसी भी राज्य समाज के अर्थव्यवस्था वहां के विकास को बड़ा तेजी से बढ़ाता है। ऐसे में जो कोष की जरूरत होती है, ऐसे लोग कह रहे हैं कि अभी फिलहाल झारखंड राज्य का जो पैसा है वो केंद्र सरकार के पास कुछ फंसा हुआ है, वो नहीं मिल रहा है। वो क्या है? जब मनरेगा में ये लोग पैसा, मनरेगा का पैसा नहीं दे रहे, PM आवास का पैसा नहीं दे रहा है, PMJSY का रोड का पैसा नहीं दे रहा है, क्या उम्मीद करिएगा? इसीलिए तो हमने अगुआ आवास शुरू किया। हम लोगों ने आज 8 लाख अगुआ आवास शुरू किया है। 8 लाख अगुआ आवास का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है? 8 लाख लोगों को आप पक्का मकान दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन जिन लोगों को हम लोग आज के तारीख में सर्वजन पेंशन से का लाभ दे रहे हैं, तमाम लोगों को आज हम लोग आवास देने जा रहे हैं। 8 लाख लोगों को आवास देना बहुत बड़ा मायने रखता है। कहने का मतलब है कि एक पंचायत में अगर आप एवरेज निकालिएगा तो 150 से 200 लोगों को आप आवास दे रहे हैं। यानी हेमंत सोरेन जी जो बार बार बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं, हमारा 18,000 करोड़ रुपया पहले वापस तो करे लोग। GST का पैसा जो है 18,000 करोड़ रुपया कोई छोटा रकम होता है। लेकिन हेमंत जी का कहना है कि जब हम आवास, जब अपना पैसा मांगते हैं, ED भेज देता है, कुछ CBI देता है, हमारे ऊपर जांच करा देता है, एक इंसान क्या करेगा? तो आज के तारीख में निश्चित तौर से देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार दोबारा आती है, अपने संसाधन से हम कोयला ब्रेक करेंगे। हम कोयला जाने नहीं देंगे, हम बाकी खनिज संपदा को हम उसको वो स्वयं करेंगे और अपने लोगों के लिए स्वयं करेंगे। हमारे पास जब एक्स्ट्रा बचेगा तब हम दूसरे स्टेट को देंगे। हम लोग मान लीजिए, देखिए अति का अंत होता है और लोग तब तक नहीं छटपटाता है नाक से जब पानी ऊपर निकले, लेकिन नाक से ऊपर पानी बहना शुरू हो गया है, अब छटपटाना शुरू हो गया है। झारखंडिया भी अब रग रग में दौड़ना शुरू कर दिया है। छोड़ दीजिए कौन चुनाव हारता है, कौन चुनाव जीतता है, कौन सत्ता में रहता है आज। लेकिन हमारी दोबारा जो सरकार अगर सत्ता बनती है, सत्ता में आते हैं हम लोग हेमंत जी की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी। और आपको मैं बता दे रहा हूं, आने वाला दिन में अगर दोबारा सरकार बनती तो सशक्त झारखंड बनेगा, मजबूत झारखंड बनेगा। एक एक लोगों को, यहाँ के मूलवासी और स्थानीय लोगों को रोजगार भी देंगे। यहाँ के लोगों को सिर्फ रोजगार में, व्यापार में भी आगे बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्टरी में भी आगे बढ़ाएंगे, व्यापार भी कराएंगे। और यहाँ के लोगों का जो सम्मान है, सांस्कृतिक विकास भी हम लोग करेंगे। सिर्फ हेमंत सोरेन की सरकार ने युवाओं के लिए काम किया, यहाँ झारखंडियों के लिए काम किया। और कौन किया बता दीजिए, एक भी सरकार बता दीजिए। अगर दूसरे सरकार ने किया हो तो बता दीजिए, आप दूसरे सरकार ने अगर किया हो तो बता दीजिए। अब अर्जुन मुंडा जी की सरकार का आप आकलन कर लीजिए, आप बता दीजिए। रघुवर दास जी की सरकार का बता दीजिए। आप बता तो दीजिए कि किसने किया है, आज तक कौन पॉलिसी पे विचार किया है, ये तो बता दीजिए।
किसी ने अगर किया है तो हेमंत जी की सरकार ने इसमें पहल किया है। ठीक है, 50% काम हुआ है, 50% नहीं हुआ है, लेकिन एकाएक बहुत कुछ टेक्निकल चीज होता है। कानून को भी आपको लेकर के चलना पड़ता है, तमाम बिंदुओं के माननीय न्यायालय हस्तक्षेप ना करे इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, माननीय राज्यपाल हस्तक्षेप ना करे इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हर जगह हस्तक्षेप है, माननीय न्यायालय से भी हस्तक्षेप है, माननीय महामहिम से भी हस्तक्षेप। उस बीच में रहने का मतलब है 32 दांतों में जीभ को काम करना पड़ता है, ये मान के चलिए। और हमारी सरकार, दांत भी हमारा रहेगा, जीभ भी हमारा रहेगा, मुंह भी हमारा रहेगा, ये आप जान लीजिए। राहुल जी ने कहा है जब बड़े पत्रकारिता में यहाँ के जिसको कहा जाता है सामाजिक दृष्टिकोण, जिसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, वे नहीं आएंगे। ब्यूरोक्रेट्स में जब तक पिछड़ा वर्ग नहीं आएगा, जब तक आपको जुडिशरी में पिछड़ा वर्ग नहीं आएगा, सामाजिक न्याय की आप बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, यहाँ के जो पिछड़ा वर्ग है उनका भी सामाजिक बराबरी हो, ताकि निर्णय लेने का क्षमता, हमारा निर्णय दूसरा ना ले, हमारा निर्णय हम स्वयं ले। बहरहाल तो ये थे हमारे साथ खिजरी विधायक राजेश कच्छप, जो हमेशा से अपनी बातों को मुखरता के साथ रखते हैं। आज भी कुछ इसी अंदाज में इन्होंने झारखंड में 1932 खतियान हो, आरक्षण की बात हो, नियुक्तियों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो या फिर शिक्षा की, हर तरह के बिंदुओं पर विशेषता से अपनी बात को रखते हुए इन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि अगली बार हम फिर से सरकार बनाएंगे और एक जीभ और एक दांत की तरह भूमिका निभाते हुए झारखंड राज्य का विकास करेंगे। यहाँ के लोगों की जो समस्या है, यहाँ की लोगों की जो विकास का जो पैमाना है, उसे तय करने में आसानी होगी।